हेलो एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन। कैसे हो सब बच्चे? स्टडी कैसी चल रही है? थोड़ा सा एंटरटेनमेंट से टाइम कम करके स्टडी पे लगा दो। बहुत कम टाइम हमारे पास बचा हुआ है। और हाँ, मैंने नेशनल इनकम की सीरीज स्टार्ट कर दी है और इसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। वीडियो सेक्शन में जाके देख लो। पास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज कंजम्पशन गुड्स, व्हाट इज फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या है। जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बेसिस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने कॉन्सेप्ट्स वहां कवर अप कर दिए हैं। तो सबसे पहले जाके वो वीडियो लेक्चर देखें, जिससे आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं नेशनल इनकम के वो और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं वो हम छोड़ देते हैं और जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उन पे फोकस करते हैं। तो जो स्मॉल क्वेश्चंस हैं जैसे 1 मार्क्स के एमसीक्यूज, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, इनको हम बेटर तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे जो स्मॉल फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर ही नहीं होते। सबसे पहले आपको वो वीडियो लेक्चर देखना चाहिए। मैंने वहां पर बहुत ही डिटेल में बात की है। 1 आवर का लेक्चर है और बहुत ही मैंने अच्छी तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को वहां पर समझाया है। तो अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज्ड हैं छोटे छोटे फंडामेंटल्स में, नेशनल इनकम के छोटे छोटे आइटम्स में, तो वो वीडियो लेक्चर आप जरूर जाके देखें। इस वीडियो लेक्चर में मैं केवल स्टॉक एंड फ्लोज के बारे में बात करूंगा। स्टॉक एंड फ्लोज का जो कंसेप्ट है, इसके बेसिस पर एमसीक्यूज में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यूज, अगर आपका स्टॉक एंड फ्लोज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस है वो आसानी से कवर अप कर लेंगे। ओके, अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना ये वाला जो सेशन है स्टॉक एंड फ्लोज का वो स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज स्टॉक्स एंड व्हाट इज फ्लोज? ओके, होता क्या है बच्चों, इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं और उनका मैग्नीट्यूड हमें मेजर करना होता है। अगर किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स का मैग्नीट्यूड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो स्टॉक होगा, और अगर आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो वो फ्लो होगा। स्टॉक एंड फ्लोज के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं एक बहुत ही छोटा एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो वाटर टैंक है जो ऊपर लगा हुआ है, पानी की टंकी, उसमें पानी भरा हुआ है। ओके, मैंने आपसे पूछा कि कल आपके वाटर टैंक में कितना पानी था, तो आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि कल वाटर टैंक में कितना पानी था, क्योंकि कल के डेज में कितनी बारी पानी चेंज हुआ। आप उससे नहाए भी, आपने खाना भी बनाया, आपने कपड़े भी धोए धोए, उसके बाद पानी को आपने उसमें वाटर टैंक में डाला भी मोटर के जरिए। तो कितनी बारी वाटर जो है वाटर टैंक के अंदर चेंज हो गया। तो कल के डेज में कितना वाटर था वाटर टैंक में, आपको बताना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं। लेकिन वाटर जो है वाटर टैंक के अंदर कितनी बारी चेंज हुआ, तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। आप आंसर तभी दे सकते हैं मैं जब आपसे पूछूं कि कल दोपहर को 2 बजे वाटर टैंक में कितना वाटर था। कल 2 बजे, कल 2:15 पर आपके पानी की टंकी में कितना पानी था, तब आप बता दोगे। तो क्वेश्चन भी ठीक है और आंसर भी इसका मिल जाएगा मुझे। तो पानी की टंकी में कितना पानी है, ये एक स्टॉक कंसेप्ट है क्योंकि इसका आंसर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही दिया जा सकता है। अंडरस्टूड? ऐसे ही इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड ऐसे ही इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही दिया जा सकता है, और कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड केवल
पीरियड ऑफ टाइम में ही मेजर किया जा सकता है। अब ऐसे कौन-कौन से वेरिएबल्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करेंगे और ऐसे कौन से वेरिएबल हैं जिनका मैग्नीट्यूड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करेंगे, वही हमें यहां पर पढ़ना है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा, आपको एक इकोनॉमिक वेरिएबल्स गिवन होगा और उसमें आपको बताना है कि ये इकोनॉमिक वेरिएबल स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फिर फ्लो कॉन्सेप्ट है। कैसे पहचानेंगे? ओके, अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए समझना ये बहुत ही आसान है। इसका आंसर मैं दूंगा। आपकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आइटम्स आते हैं वो सारे के सारे स्टॉक हैं, क्योंकि बैलेंस शीट इटसेल्फ इज प्रिपेयर्ड एज एट 31 मार्च। रात को 12 बजे जब आपका बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है, तो 31 मार्च रात को 12 बजे दिन का एंड होता है। तो रात को 12 बजे तक आपके पास कितने एसेट्स थे, कितनी लाइबिलिटीज थी और कितनी कैपिटल्स थे। यानी कि कैपिटल, लाइबिलिटीज और एसेट, ये तीनों की तीनों स्टॉक कॉन्सेप्ट्स हैं। कैसे कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कैपिटल, कैपिटल मैं पूछता हूं आपसे कि 2020-21 में आपकी कैपिटल कितनी थी, लेकिन इस ड्यूरिंग ए पीरियड में, इस टाइम पीरियड में कितनी बारी आपकी कैपिटल चेंज हो गई, तो आप नहीं बता सकते कि पूरे साल में कितनी कैपिटल थी आपकी। या तो आप कैपिटल को एट द बिगिनिंग टोटल करके कैलकुलेट करोगे या फिर एट द एंड आपको पता चलेगी। एट द एंड यानी कि इस ईयर का जो एंड है वो नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग हो जाता है। तो एट द एंड में टोटल करके देखोगे कि मेरे पास इतनी कैपिटल बची हुई है। तो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही इसको मेजर किया जा सकता है। यानी कि हम कैपिटल, एसेट्स और लाइबिलिटीज को 31 मार्च को रात को 12 बजे कैलकुलेट करते हैं कि रात को 12 बजे इस साल हमारे पास इतने एसेट्स बचे हुए हैं, इतनी लाइबिलिटीज हैं, इतनी कैपिटल्स हैं। अंडरस्टूड? और जब हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाते हैं वो फॉर द ईयर एंडेड बनता है, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर का बनता है। उसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं? उसमें पहला आइटम आता है परचेज। ड्यूरिंग द ईयर का बना रहे हो ना आप, यानी कि पूरे साल में आपकी कितनी टोटल परचेज थी। आप ऐसे थोड़ा ना बता सकते हो कि आपकी 2 बजे कितनी परचेज थी, आपकी 3 बजे कितनी परचेज थी, ऐसे नहीं बता सकते। ड्यूरिंग द ईयर कॉन्सेप्ट है ये। तो परचेज हो गया, सेल हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, इनकम, यही तो सारा कुछ आता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल में। तो परचेज, सेल्स, इनकम, एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट हैं। अंडरस्टूड? बहुत सारे आइटम यहाँ पे सीखेंगे, कुछ आइटम्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्टॉक्स की डेफिनेशन अब लिखेंगे कैसे। ओके, तो व्हाट इज द डेफिनेशन? स्टॉक्स वेरिएबल्स whose magnitude, stocks are the variables whose magnitude is measured at a particular point of time. Point of time क्या होगा? 2 o'clock, 3 o'clock. अंडरस्टूड? पीरियड ऑफ टाइम नहीं बोल रहे, इन ए डे, इन एन आवर, इन ए मंथ, इन ए ईयर नहीं होगा, पॉइंट ऑफ टाइम पर होगा। अंडरस्टूड? 2 बजे, 3 बजे, एज एट 31 मार्च, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैग्नीट्यूड आपने मेजर करना है तो वो स्टॉक वेरिएबल्स होगा। और पीरियड ऑफ टाइम मेजर करना है, जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, क्लोज की डेफिनेशन, वेरिएबल्स हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड फ्लो वेरिएबल्स। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम का मीनिंग हो गया, क्या हो गया जी? इन एन आवर, इन ए ईयर, इन ए मंथ, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो गया। अगर ऐसे आपको वेरिएबल्स का मैग्नीट्यूड यानी कि वॉल्यूम मेजर करना है तो वो फ्लो हो जाएगा, यानी कि वो सारे के सारे वेरिएबल्स फ्लो होंगे। तो सबसे पहले हम स्टॉक्स का समझ लेते हैं कि स्टॉक्स में कौन कौन से वेरिएबल्स आते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो बैलेंस शीट बनती है उसमें क्या क्या होता है? एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, वेल्थ 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 और इनकम में डिफरेंस है। वेल्थ का मीनिंग आपके पास टोटल कितना माल है,
यानी कि प्रॉपर्टी, कैश, सब कुछ मिला के। तो वेल्थ एक स्टॉक कंसेप्ट है। इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि पिछले साल आपके पास कितनी वेल्थ थी। तो वेल्थ तो ड्यूरिंग द ईयर कई बार चेंज हुई, उसमें एडिशन भी हुआ, उसमें सब्ट्रैक्शन भी हुआ। तो आप ऐसे नहीं बता सकते, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बता सकते हो कि यानी कि इस साल के एंड में आपके पास कितनी वेल्थ बची हुई है, पर्टिकुलर पॉइंट पे। यानी कि आपके पास अज्यूम कर लेते हैं कि जुलाई की 5 तारीख को आपके पास कितनी वेल्थ थी, वो आप कैलकुलेट कर लोगे। यानी कि दिसंबर की 6 तारीख को आपके पास कितनी वेल्थ थी, तो आप कैलकुलेट कर लो कि हाँ मेरे पास इतना पैसा बचा हुआ है, इतना मेरे पास कैश है, इतनी प्रॉपर्टी है। तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ड्यूरिंग कॉन्सेप्ट नहीं है ये। इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, तो वो भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है। ऐसे नहीं कर सकते कि लास्ट ईयर आपके पास कितनी इन्वेंट्री थी, लास्ट ईयर आपके पास कितना माल था, अरे लास्ट ईयर में तो कितनी बारी मेरा गुड्स चेंज हुआ, मेरे इन्वेंट्री स्टॉक मेरा चेंज हुआ। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे बता सकते हो आप कि भाई ये वाला डे खत्म हो गया, कल 11 बजे तक मेरे पास कितनी इन्वेंट्री थी, आज 2 बजे तक मेरे पास कितनी इन्वेंट्री है। जैसे ही 2 से 2:15 होंगे तो इन्वेंट्री चेंज हो जाएगी, कुछ सेल भी होगा, कुछ एडिशन भी होगा। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इन्वेंट्री का वॉल्यूम यानी कि मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही कैपिटल। ओके, कैपिटल का मीनिंग है कि अरे कैपिटल में कितना पैसा आपका बिजनेस में लगा हुआ है, वही कैपिटल होती है। और पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि कैपिटल में चेंज भी होता रहता है। आप बीच में इन्वेस्टमेंट और करते हो, विड्रॉल भी कर लेते हो। ड्यूरिंग द ईयर में आप नहीं बता सकते कि लास्ट ईयर आपकी कितनी कैपिटल थी, नहीं। बीच में कोई डेट में आपको दे दूं तो उस पे बता सकते हो, या फिर ईयर के एंड में बता सकते हो। तो ये कैसा कंसेप्ट हो गया, स्टॉक कॉन्सेप्ट्स। All these variables are calculated as on 31st March, और मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है in simple words, all items in balance sheets are stock variables। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए फॉर्मेट बना दिया है। बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च, ये रात को 12 बजे की बनती है, और इसमें क्या क्या आता है, एसेट्स आते हैं, लाइबिलिटीज आती है, कैपिटल आती है। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो कैसे वेरिएबल्स हैं, स्टॉक वेरिएबल्स हैं, क्योंकि इनका जो मैग्नीट्यूड है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ही मेजर किया जा सकता है। ओके, अंडरस्टूड। अब फ्लोज की बात करते हैं। फ्लोज में मैंने आपको बता दिया कि ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम ही मेजर किया जा सकता है, वो फ्लोज कहलाता है। और मैंने आपको अभी बता दिया, अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो आप ध्यान रखें, ट्रेडिंग और पीएनएल में जितने भी आइटम्स आते हैं वो सारे के सारे फ्लोज हैं, क्योंकि ट्रेडिंग और पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड यानी कि ड्यूरिंग द ईयर का बनता है, और उसमें आइटम्स क्या क्या आते हैं, इनकम आती है, एक्सपेंसेस आते हैं, परचेज आती है, सेल्स आता है, यानी कि सेल्स आती है। सारे के सारे आइटम्स फ्लोज हैं। क्या आप ये बता सकते हो कि आज 2 बजे आपकी कितनी सेल थी, 2 ओ क्लॉक कितनी सेल थी, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 3 बजे कितनी सेल थी, जैसे ही अभी तो डीलिंग हो ही रही है ना, 3 बजे बिल्कुल एग्जैक्टली 3 बजे यानी कि 3 ओ क्लॉक कैसे कैलकुलेट करोगे कितनी सेल्स है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि मैं आपसे पूछूं कि कल यानी कि यस्टरडे आपके बिजनेस की कितनी सेल थी, आप बता दोगे, तो पीरियड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो गया ना। मैं आपसे पूरे दिन का पूछ रहा हूं, यानी कि 24 घंटे का डाटा पूछ रहा हूं कि 24 आवर्स में जितनी भी आपकी सेल हुई है वो टोटल करके मुझे बता दोगे, तो फ्लो हो गया। अंडरस्टूड। अब इसमें क्या क्या आइटम आएंगे, इनकम, इनकम फ्लो कंसेप्ट है। कैसे बताओगे कि 2 बजे आपकी इनकम कितनी हुई, 3 बजे इनकम कितनी हुई, पॉसिबल ही नहीं है। 4 ओ क्लॉक आपकी इनकम कितनी थी, नहीं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बता सकते हो आपकी कल ड्यूरिंग ड्यूरिंग द लास्ट ईयर यानी कि 12 मंथ्स का डाटा मैं पूछ रहा हूं आपसे, ड्यूरिंग पिछले महीने कितनी इनकम थी। तो मैंने आपको बता दिया इन एन आवर, इन ए ईयर, इन ए मंथ, एक पूरा टोटल पीरियड है, उस पीरियड में आप बता सकते हो कितनी इनकम थी। ऐसे ही आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन 2 बजे कितना प्रोडक्शन हुआ, 3 बजे कितना प्रोडक्शन हुआ, पॉसिबल ही नहीं है बताना। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बता सकते हो कि लास्ट ईयर मेरा कितना प्रोडक्शन था, 1 घंटे में मेरा कितना प्रोडक्शन हुआ, 1 मंथ में मेरा कितना प्रोडक्शन है, इन ए ईयर मेरा कितना प्रोडक्शन है, ऐसे बता सकते हो आप। ओके, हाफ एन आवर में मेरा कितना प्रोडक्शन हुआ, कैसे बताओगे 2:30 पर कितना प्रोडक्शन है, पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसा कॉन्सेप्ट है, क्लोज कॉन्सेप्ट है, एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर। ओके, अंडरस्टूड, समझ आ गया होगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, समझ आ गया होगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। फ्लोज में आगे एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। मेरे वीडियो सेक्शन, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके वीडियो सेक्शंस में जाके देखो, वो वीडियो होगी, उस पे लिखा होगा नेशनल इनकम पार्ट 1, वो वीडियो जाके देखो, उसमें इन्वेस्टमेंट को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। कैपिटल और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है ये भी आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा, एक बार वो वीडियो जाके जरूर देखो। तो कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टमेंट एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर में कितना पैसा हम और हमने लगाया है बिजनेस के अंदर उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, सबसे पहले आप वो वीडियो लेक्चर देखें तो आपको इन्वेस्टमेंट और कैपिटल में डिफरेंस पता चल जाएगा। इंटरमीडिएट कॉस्ट भी ड्यूरिंग द ईयर में ही मेजर की जा सकती है। नेट चेंज इन स्टॉक, स्टॉक एक यानी कि इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को स्टॉक बोलते हैं, इन्वेंट्री एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। नेट चेंज इन स्टॉक भी हमारा कैसा वेरिएबल होगा, फ्लो वेरिएबल होगा, क्योंकि स्टॉक में जो चेंज हुआ है वो ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेल, परचेज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अदर इनकम्स, सबके बारे में मैंने आपको बताया है कि सारे के सारे फ्लो कॉन्सेप्ट हैं। कितनी सेल हुई पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बता सकते, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम ही हो सकता है। परचेज कितना हुआ, कितना एक्सपेंडिचर है, कितनी इनकम है, ये सारे के सारे आइटम्स जो हैं इकोनॉमिक्स में फ्लोज की कैटेगरी में आते हैं। मैंने यहां पर बताया भी हुआ है कि जो बच्चे अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए आसान हो जाएगा। ट्रेडिंग और पीएनएल में जितने भी आइटम्स आते हैं, परचेज, सेल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकम, ये सारे के सारे आइटम्स फ्लो की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनका जो मैग्नीट्यूड है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम ही मेजर किया जा सकता है, इन ए मंथ, इन ए ईयर, इन एन आवर। अंडरस्टूड? ओके, डिफरेंस क्या है स्टॉक एंड फ्लोज में, ये स्टॉक की डेफिनेशन मैंने यहां पर सी नहीं लगाया, STOCK। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लोज, स्टॉक एंड फ्लोज में डिफरेंस क्या है। ओके, इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूं, स्टॉक एंड फ्लोज आपस में जुड़े हुए हैं। जब किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल्स में फ्लो होता है तो उसका स्टॉक चेंज हो जाता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। इसके बारे में अभी हम बात नहीं करते हैं, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। स्टॉक रेफर्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेरिएबल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, और यहां पर जो मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है वो ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जा सकता है। स्टॉक इज नॉट डायमेंशनल, इट इज मेजर्ड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, और यहां पर टाइम डायमेंशन होती है पर आवर, पर मंथ, पर ईयर। स्टॉक इंपैक्ट्स द फ्लो, स्टॉक इंपैक्ट्स द फ्लो, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल एक स्टॉक है और गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है उससे कैपिटल चेंज हो जाएगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक फ्लो है, कैपिटल एक स्टॉक है। कैपिटल ज्यादा होगी, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो भी ज्यादा होगा, और इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा होगी तो हमारी नेक्स्ट जो क्लोजिंग कैपिटल है वो भी ग्रेटर हो जाएगी। तो स्टॉक एंड फ्लोज आपस में रिलेटेड होते हैं। फ्लो इंपैक्ट्स दी, ओके यहां मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, ये फ्लो के प्लेस पर इस जगह
ये जो जगह है यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लो इम्पैक्ट्स द स्टॉक। ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम, ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल। यानी कि जितनी ज्यादा इनकम होगी, इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट है और इनकम से ही वेल्थ बनती है और उतना ही ज्यादा हमारा वेल्थ का स्टॉक हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं। ओके, अब मैंने यहां पर कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं जो स्टॉक और फ्लोज की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेल्थ, वेल्थ के बारे में अभी हमने पीछे डिस्कस किया ही है। वेल्थ को एट ए पॉइंट ऑफ टाइम ही मेजर किया जा सकता है। अंडरस्टूड? और इनकम, इनकम से ही वेल्थ बनती है और इनकम एक फ्लो है, ये पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर किया जाएगा। लेबर फोर्स, कितनी आपके पास लेबर है, कैसे? मैंने आपसे पूछा कि कल कितनी लेबर थी आपके पास, अरे पूरे दिन में कितनी बारी लेबर चेंज हो सकती है, ये बता सकते हैं कि कल 2 बजे कितनी लेबर थी, कल यस्टरडे 3 o'clock कितनी लेबर थी, ऐसे बताया जा सकता है। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम में लेबर फोर्स को नहीं बताया जा सकता। तो लेबर फोर्स एक स्टॉक कंसेप्ट है, कैपिटल एक स्टॉक कंसेप्ट है। सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी का चैप्टर आपने शायद थोड़ा बहुत अगर पढ़ा है, तो सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कंसेप्ट होता है। सप्लाई ऑफ मनी का मीनिंग ये है कि कितना पैसा मार्केट में है लोगों के पास जिसको वो एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि जिसको वो खर्च कर सकते हैं लिक्विडिटी की फॉर्म में। तो ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर किया जा सकता है ड्यूरिंग द ईयर में इसको, यानी कि पीरियड ऑफ द टाइम, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम इसको मेजर नहीं कर सकते। बैंक डिपॉजिट्स, आपके अकाउंट में कितना बैंक बैलेंस है, कितनी बारी पूरे दिन में बैंक बैलेंस चेंज होता है। मैंने आपसे पूछा कि यस्टरडे कितना बैंक बैलेंस था मेरे अकाउंट में, तो कैसे बताओगे? पॉसिबल ही नहीं है। ये हो सकता है कि कल 2 o'clock कितना बैलेंस था मेरे अकाउंट में, ये बता सकते हो आप। तो पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट हो गया। वाटर इन दी ओवरहेड टैंक, ये हमने डिस्कस किया ही था, ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। दिल्ली एंड मुंबई के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये भी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। गोडाउन में कितना राइज है, पॉइंट ऑफ टाइम में ही बता सकते हैं। कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम में बता सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर में पॉसिबल ही नहीं है इसके मैग्नीट्यूड को मेजर करना। फ्लोज में इनकम आ जाएगा, एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट है, चेंज इन दी सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम ही मेजर किया जा सकता है। वाटर टैंक में से पानी लीकेज हो रहा है, ये भी ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम में ही मेजर किया जा सकता है। कार की स्पीड कितनी है, राइस की सेल्स कितनी है, नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हैं, ये भी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम में ही मेजर किया जा सकता है। अंडरस्टूड? ओके, यहां मैंने कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं, इनको बताना है स्टॉक एंड फ्लोज हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लो है, क्योंकि रीजन क्या लिखेंगे आप? कंसेप्ट, बिकॉज इट रिलेट्स टू ए पीरियड ऑफ टाइम। मॉनेटरी एक्सपेंडिचर के बारे में हमने पहले डिस्कस किया, ये भी एक फ्लो है। फैमिली का जो कंजम्पशन है वो भी एक फ्लो ही होता है। सर्विसेज ऑफ ए ट्यूटर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर ही नहीं कर सकते, पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होगा। ये भी सीमेंट का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन तो फ्लो होता ही है। मशीनरी एक एसेट है, पहले ही डिस्कस किया है, बैलेंस शीट में जो एसेट होते हैं वो हमारे कैसे स्टॉक कॉन्सेप्ट होते हैं। ए 100 रुपी नोट, 100 रुपी नोट हमारी मनी सप्लाई का पार्ट है। 100 रुपी नोट मनी सप्लाई का पार्ट है, और मनी सप्लाई क्या होती है? कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अंडरस्टूड? ओके, यहां हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको हम एक बार देखते हैं, इनके क्या क्या आंसर्स होंगे। एमसीक्यूज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लो वेरिएबल? ओके, इनकम एक फ्लो वेरिएबल है, कैपिटल फॉर्मेशन जिसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं फ्लो वेरिएबल है, सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री ये स्टॉक वेरिएबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक ये भी फ्लो कॉन्सेप्ट है, तो इसका आंसर हो गया सी। Which of the following is a stock variable? Interest on capital flow concept है। Distance between Delhi and Manali expenditure एक flow concept है, तो distance between Delhi and Manali हो जाएगा, ये stock variable हो गया।
A car running between Delhi to Agra at a speed of 120 kilometer per hour includes only stock variables, only flow variables, both stock and flow variables. ये C होगा, क्योंकि इसको स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप आंसर दे सकते हो और फ्लो से भी दे सकते हो। वैसे तो इसमें किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, आप ये बता सकते हो कि 2 बजे कितनी स्पीड थी, तब भी 120 किलोमीटर पर आवर थी। 3 बजे कितनी स्पीड थी, तो तब भी 120 किलोमीटर पर आवर थी। और ड्यूरिंग ड्यूरिंग ए पीरियड यानी कि पूरे 1 घंटे कितनी स्पीड थी, तब भी 120 किलोमीटर पर आवर थी। तो ये दोनों तरीके से आंसर इसका हम दे सकते हैं। स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स दोनों ही होगा ये। इनकम ऑफ द फैमिली इज द एग्जांपल ऑफ विच वेरिएबल, ये फ्लो होगा। इनकम के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। ए क्वांटिटी मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज नॉन एज flow variables. Per unit of time period is known as flow variables. A stock variable has no dimension, no time dimension, क्योंकि इसमें time dimension थी ना, ये वाले ऊपर वाले क्वेश्चंस में flow variable में time dimension थी per unit of time. stock variables में no time dimension, हाँ जी time dimension नहीं होती इसमें, static concept है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, both A and B. Understood? ओके यहां हमने कुछ और आइटम्स लिखे हुए हैं, जो बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो आप अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, कंजम्पशन एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, एक्सपेंडिचर एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, जीडीपी ही इनकम होती है तो ये भी फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। बैंक डिपॉजिट, बैंक बैलेंस एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, डिमांड एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, सप्लाई एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये भी फ्लो कॉन्सेप्ट है, एग्रीगेट डिमांड भी फ्लो कॉन्सेप्ट है। इनके डेफिनेशन में ही पीरियड ऑफ टाइम लिखा हुआ है। सेविंग भी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है और बैलेंस ऑफ पेमेंट तो फ्लो कॉन्सेप्ट है ही, क्योंकि ये ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम बनता है। ओके आशा करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा और आप आसानी से स्टॉक्स एंड फ्लोज में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।